क्वेश्चन नंबर 2, सोचो इतना स्पेशल सवाल था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिसोल्यूशन के अंदर कुछ और जर्नल एंट्रीज को कवर करने जा रहे हैं। हमने उस दिन कल कुछ सवाल किए थे जर्नल के, आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स करेंगे ताकि जर्नल पे स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारा कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, एक बेटा जर्नल पे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 था इस चैप्टर में WCR का, और क्वेश्चन नंबर 2 था पर्टिकुलरली रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं बेटा। जिसने भी 1 और 2 नहीं किए पहले वो पुराने वाली वीडियोस देख लें, क्योंकि ऐसा सवाल शायद ही कोई होगा जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का पॉइंट ना आए पेपर में। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर रखा होगा तो आपको किसी भी तरह का पॉइंट कर पाओगे। खैर आज जो बच्चों का डाउट आ रहा है वही रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोगों ने किया नहीं रिवाइज। हम कर रहे हैं बेटा एक नए वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 39 दिशा मोहित, इसका पॉइंट नंबर डी, नए वाली बुक का 39 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का पॉइंट नंबर डी न्यू बुक का। ठीक है बेटा, दिशा मोहित वाला सवाल है और सवाल में क्या लिखा है एक बार फिर से सुनेंगे। और मैं एक काम करता हूं, कॉन्सेप्ट हल्का सा आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक आए तो क्या करना होता है, दोबारा मतलब आप वही 10-15 मिनट की वीडियो लगवाओगे उसके अंदर ही। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग बेटा कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो उसको घर जाके सेम डे जरूर रिवाइज करो। इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को आज जाके बेटा ये पढ़ना है दोबारा जो मैंने पढ़ाया है। रियलाइजेशन एक्सपेंस जब भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आए तो ऑब्वियसली हर जर्नल एंट्री में कुछ डेबिट होता है और कुछ क्रेडिट होता है। एक्सपेंस की जर्नल एंट्री बनाते समय दिमाग में क्या चलना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। हमें डेबिट में क्या डालें, क्रेडिट में क्या डालें, इसका डिसीजन कैसे लेना है सुनना। बियर वर्ड जो होता है, बियर का मतलब होता है सहना, यानी ये खर्चा था किसका, ये खर्च सहन किसको करना था। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर खर्च सहन करना है फर्म को, यानी जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो किसकी जिम्मेवारी है, किसको सहन करना है, फर्म को। अगर फर्म को सहन करना है तो आप डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कि ये जो एक्सपेंस है ये पार्टनर को सहन करना था, किसको सहन करना था, पार्टनर को, तो किसको क्रेडिट डेबिट करोगे, पार्टनर को डेबिट कर देना, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये डिसीजन डेबिट में क्या लिखें ये कैसे पता चलेगा, डेबिट में क्या लिखें ये कैसे पता चलेगा सर, इस बात से पता चलेगा कि ये जो खर्चा हुआ है ये सहन किसको करना था। अगर बिजनेस को सहन करना था तो रियलाइजेशन लिख देना, क्योंकि बिजनेस का नुकसान रियलाइजेशन होता है। अगर ये लिखा हो सवाल में कि ये पार्टनर को सहन करना था तो किसको डेबिट कर देंगे, पार्टनर को। आ रही है बात। दूसरी चीज होती है कि क्रेडिट का डिसीजन कैसे लें। जर्नल एंट्री में क्रेडिट क्या होगा बेटा, क्रेडिट डिसाइड होता है पेड वर्ड से। किससे, पेड, यानी पेमेंट किसने करी, पेमेंट का मतलब पैसे दिए किसने। अगर फर्म ने पे किया है यानी फर्म के गल्ले में से पैसा गया है तो क्या क्रेडिट होगा, टू कैश। लेकिन अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो क्या क्रेडिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ, ये नोट समझ में आया। डेबिट का डिसीजन इस बात से लिया जाता है कि खर्चा किसका है। अगर फर्म का है तो रियलाइजेशन पार्टनर को वहन करना है तो पार्टनर का नाम। क्रेडिट का डिसीजन किस बात से लिया जाता है कि पेमेंट कहां से हुई। अगर फर्म के गले में से हुई है तो टू कैश, और अगर पार्टनर की पॉकेट में से हुई है तो टू पार्टनर का नाम। अब हम पढ़ रहे हैं अपने सवाल 39 के पॉइंट नंबर डी को। आओ जरा सब लोग साथ में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, चाहो तो स्टार बना सकते हो। मोहित पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 18,000। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस किसने पे किए, मोहित ने। देखो पेड वर्ड से डिसाइड क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट डिसाइड होता है। और पेमेंट किसने करी, मोहित ने आउट ऑफ प्राइवेट फंड्स यानी खुद के पॉकेट से कर दी। तो एक बात पता चल गई कि क्रेडिट किसको करना है, मोहित को करना है। और कितने रुपए दिए उसने, ये बात पता चल गई कि सर कैश तो क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि फर्म के गले से पैसा नहीं गया, फर्म के गले से पैसा नहीं गया, पार्टनर के जेब से पैसा गया है। तो क्रेडिट किसको कर दूं, मोहित को। पेड वर्ड से पता चल गया। अब आगे का सिस्टम पढ़ें सारा। आगे का सिस्टम क्या लिखा हुआ है लिखा है कि हमने उसको रेम्युनरेशन पे रखा था 13,000 की। हमने उसको जॉब दी थी। हमने क्या कहा था कि तू ये काम सारा संभाल, इसके लिए तेरे को कितने रुपए देंगे, 13,000। ये 13,000 अपने आप में एक अलग टॉपिक है, यानी कि ये अगर मैं बोलूं तो ये एक अलग एंट्री है रेम्युनरेशन की। रेम्युनरेशन जब भी टॉपिक आता है तो एक एंट्री बनती है क्या, रेम्युनरेशन हमारे लिए फायदा या नुकसान है, नुकसान। तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। जितने रुपए के रेम्युनरेशन पे रखा और जिस बंदे को रखा वो हो जाएगा क्रेडिट। हाँ या ना, टू मोहित
13,000 रुपए। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये कौन सी चीज के लिए एंट्री करी है मैंने? रेम्यूनरेशन के पॉइंट के लिए। ये एंट्री किस चीज के लिए कर रहा हूं मैं? रियलाइजेशन के एक्सपेंस के लिए। दो अलग अलग टॉपिक है ना, एक है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करो और एक है उस बंदे को आपने अपॉइंट किया है सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए, उसके रेम्यूनरेशन की एंट्री करो। रेम्यूनरेशन की एंट्री फिक्स है बेटा, उसमें सोचना नहीं है। रेम्यूनरेशन हमारे लिए नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और वो बंदा जिसे हमें पैसे देने हैं वो बंदा क्रेडिट टू मोहित। ये एंट्री तो फिक्स है रेम्यूनरेशन की। एक्सपेंस की एंट्री में अभी भी डेबिट बाकी है बेटा, और डेबिट का डिसीजन किस बात से लिया जाता है? डेबिट का डिसीजन इस बात से लिया जाता है कि ये खर्चा सहन किसको करना था। ठीक है, वहन कहो सहन करो, ये खर्चा सहन किसको करना था। आओ इसी लाइन में आगे लिखा है, वो क्या लिखा है? ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अंडरलाइन कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल टू बियर। रिस्पॉन्सिबल टू बियर यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको थी? किसको सहन करना था? मोहित को सहन करना था। यानी डेबिट किसको करूं? रियलाइजेशन को या मोहित को? बिल्कुल सही जवाब बेटा, किसको डेबिट कर दूंगा? मोहित को। हाँ रुको, तो अभी मैंने अपना जवाब कहां खत्म किया? ये बात समझ में हुई? एंट्री तो बनाएंगे ना, उसके बाद ही तो समझ में आएगा। तो हमने क्या किया बेटा? हमने पेड वर्ड से ये पता चला कि मोहित को क्रेडिट करना है, और बियर वर्ड से ये पता चला कि मोहित को डेबिट करना है, क्योंकि ही हैज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस। अब देखो बेटा, ये एंट्री जिंदगी में कभी ऐसी एंट्री देखी है? मोहित डेबिट टू मोहित, कैश डेबिट टू कैश, सेल डेबिट टू सेल, ऐसा कुछ होता है? जब कोई एंट्री में डेबिट भी वही हो रहा है, क्रेडिट भी वही हो रहा है, तो अल्टीमेटली ये एंट्री कट गई या नहीं कटी? क्योंकि मोहित डेबिट हुआ और उतनी वैल्यू से वो क्रेडिट हो गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ? नल हो गया, है ना। यानी केवल एक एंट्री रह गई, कौन सी? ये वाली। आई बात समझ में? तो पेपर में आप भी क्या करोगे? दो एंट्री समझना, एक रेम्यूनरेशन, वो तो फिक्स एंट्री है। रेम्यूनरेशन की बनाते समय संकोच मत करना बिल्कुल भी। क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन डेबिट टू जो बंदा है वो। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस की बनाते समय दिमाग लगाना, पेड वर्ड से क्रेडिट डिसाइड करना और बियर वर्ड से डेबिट डिसाइड करना। अब डिसाइड करने के बाद जर्नल एंट्री जब लिख दी, तो लिखने के बाद देखा यार ये तो क्या हुआ? मोहित ही डेबिट है, मोहित ही क्रेडिट है। चाहो तो छोड़ देना पेपर में लिखा हुआ, चाहे तो काट देना। इसको काट दोगे तो भी चलेगा, लिखा हुआ छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हाँ, इसको फिर ऐसे कट कर देना। कट क्यों किया? क्योंकि दोनों जगह 18 जा रहा है। बाई चांस एक जगह 16 और दूसरी जगह 18 या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता तो एंट्री कुछ और नजर आती। काट देना ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। नहीं करे तो चलेगा, पॉइंट नहीं करें, अगर लिख के नहीं चलेगा। हाँ काटो नहीं तो चलेगा, काटो नहीं, लिख के ही नहीं तो चलेगा। लिख के नहीं आने से नहीं चलेगा ना। कल भी शायद, कल परसों मैं एक बात ऐसी बता रहा था, नो एंट्री वाली। कल मैं आप लोगों को बोलना भूल गया था, एक सवाल करवाया था जिसमें मैंने नो एंट्री लिखवाया था यहाँ पे, क्रेडिटर टेकन। उस सवाल के लास्ट में मेरे को एक बात कहनी थी, वो बात कहना भूल गया। उस सवाल में केवल 4 पॉइंट थे मेरे ख्याल से, पॉइंट नंबर 1 2 3 4, जबकि एंट्रीज 6 बन रही थी टोटल। क्रेडिटर वाली लाइन को काउंट कर दूं तो अब पेपर में 6 नंबर का सवाल आता है, पेपर में 6 नंबर का सवाल आया, पॉइंट तो 4 ही थे, उनमें से एक पॉइंट तो क्रेडिटर के नोट के एक्स्ट्रा मार्क्स हो गए, 5वां, और एक पॉइंट और था जिसके अंदर 2 ट्रांजैक्शन थी, 2 अलग अलग एंट्री बनी थी उस टॉपिक की, तो 6ठा मार्क्स उसका हो गया। यानी कि अगर आप किसी चीज को लिखना था और उसे लिख के नहीं आए हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। यानी क्रेडिटर वाली बात को अगर आपने नहीं लिखा, दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो वो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अच्छा, जिस बच्चे ने लिखा ही नहीं है उसको मार्क्स दे देगा क्या कोई? वो ये बोले कि सर इसकी एंट्री होनी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखी तो मेरे को मार्क्स दो 1 नंबर। फिर वो बच्चा सोच के देखो जिसने 6 की 6 एंट्री नहीं करी, वो भी क्या बोलेगा? सर मेरे को पता था इस एंट्री की, इस पॉइंट की एंट्री होनी नहीं है, तो 1 नंबर तो मुझे भी दो। समझ लो, तुमने 5 एंट्री करी और एक नोट नहीं लिखा, बस एक नोट नहीं लिखा कि क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी, तुमने पूरी 6 की 6 ही नहीं करी। अब ये टीचर से बात कर रही है, क्या कह रही है? सर क्योंकि क्रेडिटर की एंट्री नहीं होनी थी इसलिए मैंने नहीं लिखी, तो मुझे 6 के 6 नंबर दो, वो 1 नंबर भी दो जो एंट्री मैंने नहीं लिखी, मतलब जिसके लिए एंट्री होनी नहीं थी। ये बोली सर मैंने भी तो वही किया है, इसने भी बी पॉइंट की कोई एंट्री नहीं करी। कह रही सर मैंने भी देखो बी पॉइंट की कोई एंट्री नहीं करी, तो 1 नंबर तो मेरे को भी दो, सवाल ना अटेम्प्ट करने का 1 नंबर दो, है ना। ऐसा नहीं, तो आपको नोट लिख के आना पड़ेगा या ऐसा बना के आना पड़ेगा। तो यहां तो पता, आपको जब तक लिखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि ऐसा सिस्टम आ गया। क्रेडिटर, बिल्कुल सही, कुछ नहीं, बस यूं क्रॉस हो गया ये, बस। चलो ये बात समझ में आई, ये एंट्री समझ में आ गई। अच्छा, और डाउट्स पूछो, कौन कौन से डाउट्स थे आप लोगों के? इसी का ई भी करवाऊं, है ना। चलो ये था डी, इसी का ई पॉइंट करते हैं। चलो देखो बेटा, इसी सवाल का ई पॉइंट, नंदन हैड टेकन अ लोन, अभी बताया शायद मैंने किसी को, नंदन हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म विच हैज पेड फुली बाय
हिम टू द फर्म, ये एक उल्टा टॉपिक है, सुनना बेटा, ये एक उल्टा टॉपिक है। नंदन एक पार्टनर था, नंदन ने, चलो आप लोग मुझे ये बताओ पहले तो, नंदन का ये जो लोन है ये हमारे लिए असेट है लाइबिलिटी? इस लाइन को पढ़ के बताओ, आधी लाइन को ही पढ़ के बताओ, एक एक करके सब लोगों से जवाब चाहिए। हाँ तुम नेक्स्ट मीनाक्षी, सब लोग जवाब दो मुझे। यहां पे पढ़ना सब, नंदन हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म, बस कोमे पे रुक जाओगे, कोमे पे रुक जाओगे। असेट या लाइबिलिटी? मीनाक्षी लाइबिलिटी, राघव असेट, लाइबिलिटी, रेनू लाइबिलिटी, असेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, क्या लग रहा है? असेट, लाइबिलिटी। असेट वाले 3 या 4 लोग हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। आओ समझाऊंगा ना, ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी बोल दूंगा असेट है। बिल्कुल सही बेटा, मैं आपको हमेशा कहता हूं अकाउंट समझ में आ जाएगी, बस इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। अगर हमें इंग्लिश समझ में आ जाती है तो अकाउंट्स बड़ी आसान हो जाती है। समझो जरा जरा सी बात को, नंदन हैड टेकन अ लोन, लोन किसने लिया? नंदन हैड टेकन अ लोन फ्रॉम द फर्म, नंदन ने फर्म से लोन लिया। फर्म का मतलब क्या होता है? से। फर्म से नंदन ने लोन लिया हुआ था, यानी कि फर्म ने नंदन को लोन दिया हुआ था, नंदन ने फर्म से लोन लिया हुआ था, इसका मतलब फर्म ने नंदन को लोन दिया हुआ था, तो ये हमारे लिए एसेट है, लायबिलिटी है, और इसके बदले हमें पैसा मिलेगा। आ रही है बात समझ में? एक बात बता दो, नंदन के नजर से बात करनी है, फर्म के नजर से करनी है? पहले तो ये डिसाइड करो, यहीं पे गलत जा रही हो तो। अकाउंटिंग किसकी करते हैं? अकाउंटिंग किसकी करते हैं? तो फिर नंदन के नजरिए से बात ही क्यों करोगे? उन्होंने नंदन के नजरिए से बात करी है। नंदन हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म, नंदन ने फर्म से लोन लिया, हमें तो फर्म के नजरिए से बात करनी है। अकाउंटिंग तो फर्म की हो रही है ना। कल की क्लास में मैंने क्या कहा था? आपको हमेशा बिजनेस के नजरिए से सोचना है, तो आपको क्या करना है? बिजनेस ने नंदन को लोन दे रखा था, तो यानी कि असेट थी, और उससे पैसा मिल गया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू नंदन कैपिटल या नंदन लोन लिख दो, या सॉरी इसमें क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन लिख देना, ठीक है। आ रही है बात समझ? कौन सा पॉइंट है? ई, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आया, और पार्टनर का नाम क्योंकि पार्टनर इन्वॉल्व है, बस अकाउंट का नाम क्या लिखोगे? नंदन लोन। वैल्यू कितनी है? 50,000। अच्छा, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया ये एंट्री, जरा कोमा के बाद पढ़ो, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कोमा के बाद पढ़ो, लिखा है विच वॉज पेड फुली बाय हिम टू द फर्म, उसने पैसे दिए फर्म को। फर्म के पास पैसे आए या गए? आए, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, और वो गिवर है तो क्रेडिट हुआ। कैसे भी पकड़ लो, अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो पकड़ लोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलो वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अगला सवाल, अब कोई डाउट किसी को है या मैं करवाऊं? हाँ, कौन सा बेटा? इसी का एफ। अच्छा चलो ठीक है, आप ऐसे डिसाइड करके आ जाते हैं ना सर, ABCDEF ऐसे पूछना है सब लोगों को। 12,000 बेटा, ये भी अच्छा पॉइंट है, सुन ले सब लोग। 12,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वाज रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट लास्ट ईयर। बेटा जब यही पॉइंट सेम टू सेम 11th क्लास में आता है कि एक बैड डेप्ट था जिसे हमने पिछले सालों में कभी राइट ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था, आज उस बंदे से पैसा रिकवर हो गया, तो 11th क्लास में एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। 11th क्लास में यही पॉइंट आता था, तो जर्नल एंट्री क्या बनती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड। एक बात तो तय, सबको पता चल गई कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या करना है? कैश डेबिट। दूसरी बात, सर बैड डेप्ट रिकवर्ड लिख ही नहीं सकते, लिखोगे तो चाटा पड़ेगा आपको, है ना? पार्टनर इन्वॉल्व है या नहीं है? तो दूसरा नाम क्या बचा? तो यहां पे क्या लिखना है? कैश डेबिट टू, यानी कल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया 3 शब्दों वाला, बस वहीं पे अटके रहो, आप उससे दूर मत चले जाना कहीं पे भी। 12,000 रुपए 11th क्लास में सेम इसी पॉइंट की एंट्री होती है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, लेकिन अब होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ रही है बात समझ? चलो अब तो कोई जी नहीं पूछने वाला इसका, ये बोला। चलो और बोलो बेटा। नहीं, अगर ए पूछना है तो हाँ, अगर पूछना है तो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए में क्या लिखा है? एन ओल्ड टाइपराइटर विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर 2,000 वेयर इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। पहले इसे इंग्लिश की हिंदी समझ लें। एक पुराना टाइपराइटर पड़ा था हमारे पास कोई, जो बुक्स में दिख ही नहीं रहा था, विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। बुक्स में क्या है? डेप्रिसिएशन लग के जीरो हो गया होगा,
टाइपराइटर था किस जमाने का था, तो बुक्स में कितना हो रखा होगा 0, लेकिन है तो सामान तो दिख ही रहा है ना रियल में। ये आज हमने बेच दिया, कितने में बिका, जबकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो थी कि ये कितने में बिक सकता है वो 5000। बट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, जो उसकी वैल्यू है या जितने में वो बिका, यानी एक बात श्योर है कि अमाउंट तो 2000 आनी है एंट्री में। अब एंट्री क्या बननी है वो, बेटा कोई भी चीज बेचो पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा आ रहा है, बिल्कुल। जब पता ही आंसर तो फिर मेरे से क्यों पूछा। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर तो इन्वॉल्व है नहीं, तो क्या आएगा, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। बस बेटा बहुत हो गया मजाक आपका। 2000 रुपए सिमरन नहीं आया, चलो ठीक है, फिर सब आको तो मैं संभालता हूं अभी। और कोई बी पॉइंट वगैरह कोई, चलो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट, बी बेटा कुछ बच्चे क्लास में अपसेंट रहते हैं ना बेटा, नींदों में रहते हैं इसलिए सी बोल रहे हैं। स्टॉक ऑफ 70,000 वाज टेकन बाय दिशा एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। कोई एंट्री होगी या नहीं होगी, जल्दी बताओ बेटा, इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। स्टॉक ले गई दिशा, एंट्री होगी मनस्वी, स्टॉक ले गई, कल क्रेडिटर स्टॉक ले गया था उसकी तो एंट्री नहीं करी थी, क्योंकि वो लायबिलिटी होता है और ये एक पार्टनर है। दिशा अगर पार्टनर नहीं होती तो इसकी एंट्री नहीं होती। खैर अभी ये पार्टनर है तो एंट्री करेंगे। चलो दिशा रिसीवर दिख रही है, गिवर दिख रही है, डेबिट द रिसीवर, तो क्या कर देंगे, दिशा को डेबिट कर देंगे। हाँ दिशा को डेबिट, और टू स्टॉक लिख दूं क्या, स्टॉक तो आ ही नहीं सकता सर, क्या आएगा, टू रियलाइजेशन। कैश भी नहीं आ सकता। कितने रुपए आएगा बेटा, 70,000 में 30% कम कर दो, 49,000 हो गया। ए बी सी नहीं हुआ, सी और कर लो। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वर 20,000। अ क्रेडिटर कहां लिखा है, ओरली करवा दिया था, हाँ ओरली करवा दिया था, ये लो बेटा, चलो सीख लो दोबारा। टोटल क्रेडिटर तो जो थे फर्म के कितने के थे, 20,000 के। 2,000 के क्रेडिटर मिल ही नहीं रहे, यानी कितने के बचे, 18,000। उन्हें भी 10% कम दिया, यानी 1,800 रुपए कम दिया, तो कितने रुपए दिए, 16,200 रुपए दे रहे हैं। पैसा जा रहा है बेटा, पैसा जा रहा है तो क्या करेंगे, टू कैश, और डेबिट किसको कर देंगे, क्योंकि पार्टनर तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो तीसरा नाम रियलाइजेशन होता है। डन, चलो आगे बढ़े। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से पूछते हुए सवाल करता हूं। जस्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, अंगद रमन हर्षित का, हाँ बोलो, एक बार पॉइंट पढ़ के बता दो। पुरानी वाली बुक है क्या, पुरानी वाली बुक, पेज नंबर बोलो। 5 पॉइंट, हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 40 मेरे पास भी नहीं है। हाँ पॉइंट बोल दो। देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट हु बिकेम इंसॉल्वेंट। यही वाला है ना, ये कल शायद कोई पूछ भी रहा था मुझसे, कौन, ये इसने पूछा था, शायद इसने पूछा था। चलो बताओ बेटा, सुन लो बेटा, ये बिल वाला जो पॉइंट आता है, जब भी आता है ये बिल डिस्काउंट, हाँ ये बिल वाला जब भी पॉइंट आता है ना, एक बिल है जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। जिस बंदे का बिल था ना, जिस बंदे ने कागज पे साइन करके दिए थे, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है। जब भी ये वाला पॉइंट आ जाए तो सिंपल सी बात है, बैंक को आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो बंदा हो गया इंसॉल्वेंट। अब बैंक को कौन पैसे देगा, आप, तो आप टू तो बैंक कर दोगे, डेबिट किसको करोगे, क्योंकि नुकसान हो गया तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दोगे। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर ले, एक सेकेंड पहले इसको क्लियर कर ले। इस एंट्री क्या बनी है, जब भी बिल डिस्काउंटेड वाला पॉइंट आता है, बिल डिस्काउंटेड वाले पॉइंट में जब भी ये पॉइंट आए और वो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए जिस बंदे ने बिल लिखा था, कल भी एक सवाल किया था और आज भी ये वही है, वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो टू बैंक हो जाएगा और रियलाइजेशन डेबिट। या इसको ऐसे सोच लो कि हमारा नुकसान हो गया, जिस बंदे से पैसे लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, नुकसान हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। अब पार्टनर का कोई रोल है नहीं यहाँ पे, तो टू में क्या आएगा, बैंक, बैंक वर्ड यूज करना बेटा, बैंक, ठीक है, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व है इसके अंदर। चलो अब इसी का कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो, सी पॉइंट। एक सेकंड, कोई पूछ रहा था सी पॉइंट, हाँ। क्रेडिटर्स 30,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 एट
10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। मिल गया सभी को ये सवाल? बेटा पुरानी बुक में मिल गया ये सवाल? चलो ठीक है बेटा, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखूं एक बार बताना। न्यू बुक का और ओल्ड बुक का। चलो ठीक है, इसका एक तो मैंने पहला कौन सा पॉइंट बताया आप लोगों को, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट जब आप लिखोगे तो इसमें क्या एंट्री बनी हमारी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? सवाल की एक बार पहचान लिख देते हैं। नाम क्या नाम थे इनके? अमन रजत है ना, सवाल की पहचान ये हो जाती है, अमन रजत। और यहां कौन से सवाल थे ये वाले? मोहित और नहीं, दिशा मोहित न दिशा मोहित नंदन। ठीक है चलो, हाँ बेटा इसी सवाल का सी पॉइंट कर रहे हैं। अब जरा सी पॉइंट करने के लिए पहले जरा उनकी इंग्लिश को मैथ्स में समझते हैं, जरा वो क्या बोलना चाह रहा है। वो कह रहा है बेटा कि क्रेडिटर कितने के थे, तो पहले यहां लिख लूं कि क्रेडिटर्स कितने के थे, 30,000। अब इन्होंने क्या किया, कह रहे सर इन्होंने स्टॉक ले लिया कितने रुपए का, 10,000 रुपए वाला लिया, लेकिन 10% कम पे लिया, यानी कि कितने रुपए पे माना, 9,000 पे माना। हाँ या ना, ये बात सबको समझ में आई? क्रेडिटर स्टॉक ले गए 10,000 वाला, लेकिन 10% कम पे, यानी कि 9,000 पे ले गए। ये तो क्लियर है। और क्या लिखा हुआ है, कह रहे बैलेंस कहां गया, बैलेंस वाज पेड देम इन कैश। बाकी पैसा हमने इनको कैसे दिया, कैश। मुद्दा यह है कि बैलेंस कितना है, 30 - 10 या 30 - 9, 30 - 9 यानी कि 21,000 रुपए। अब इस बात को समझ लो। देखो बेटा क्रेडिटर्स थे कितने रुपए के, 30,000 के। इन्होंने स्टॉक उठाया, हमने कहा हाँ हाँ ले जाओ कोई बात नहीं, कुएं में पड़े हुए हो, स्टॉक उठा लो। कितने रुपए का स्टॉक उठाया, 10,000 का। कह रहे लेकिन हमारी भूख कितनी शांत हुई है, ये 9,000 समझ में आया। 10,000 हमें कौन सी वैल्यू काम की होती है, जो बुक वैल्यू है या जितने में उन्होंने लिया वो वैल्यू। बुक वैल्यू कौन बोल रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी होती है इस चैप्टर में, जितने में उन्होंने लिया। बेटा अगर वो 15,000 का भी स्टॉक खा के बोलते कि 9,000 रुपए की भूख शांत हुई है, तो 9,000 की हुई है। इंपॉर्टेंट कौन सी वैल्यू है, 9,000, यानी कि अभी भी कितने रुपए की भूख बाकी रह गई, 21,000 की। उसकी पेमेंट कैश करनी है। तो पहली बात तो नो एंट्री फॉर स्टॉक टेकन, नो एंट्री फॉर स्टॉक टेकन एट ₹9,000। ये भी बता देना एग्जामिनर को, एट ₹9,000 बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, ताकि उसको पता चल जाए कि आपको ये बात पता है। दूसरी, अब उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, कितने रुपए गया, 21,000। डेबिट किसको करूंगा, सर पार्टनर तो इन्वॉल्व है नहीं, तो किसको करूंगा, रियलाइजेशन को करूंगा। आई बात समझ में? और बोलो इस सवाल में कोई और पॉइंट? तुम्हारे आज के डाउट खत्म हो गए तुम्हारे आज के। और बोलो कोई? मम्मी को बोलूंगी सर नहीं पढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल बोल देना। चलो और बोलो, और बोलो, 2,000 रुपए तक। और बोलो। नहीं है कोई डाउट, फिर मैं अपने हिसाब से पूछूं? चलो ठीक है, मतलब आप लोगों को जो पूछना था वो आपने पूछ लिया, अब मेरी पूछने की परेशानी। चलो देखो बेटा, अब एक काम करते हैं, हम लोग पुराने वाली बुक या किसी भी बुक से, अच्छा एक दो सवाल थे जो मेरे को करवाने थे, एक सेकंड मैं बताता हूं आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, नए वाली बुक में क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पुरानी में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेम है दोनों में, पुरानी बुक में भी 32 में ही मिलेगा। पहला पॉइंट इसका होगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड वाला, चेक कर लो। हाँ, पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, पुरानी बुक में भी 32 के आसपास ही देख लो, सबको सही मिल रहा है। मिल गया सबको, लास्ट बेंच सवाल मिल गया, नहीं मिला? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वाला कौन से नंबर पे है, 34 पे। और तुम्हारी बुक में कौन से पे, 34 पे। अच्छा चलो ठीक है, बाकी सबको मिल गया ना सवाल। देखो बेटा, ये सवाल है रियलाइजेशन एक्सपेंस पे बेस्ड। वैसे तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुका हूं आप लोगों को, सब लोगों को वो वीडियो के बिल्कुल एंड पॉइंट पे करवाया था मैंने, है ना, लास्ट के 5 मिनट 6 मिनट का टॉपिक था, वो दोबारा देखना है सब लोगों को, वीडियो ग्रुप पे शेयर कर रक्खी होगी। अब आप लोग ये वाला देखोगे कि इसी रियलाइजेशन एक्सपेंस पे एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं, ताकि आप लोग आज जो सीखा है वो एक बार रिवाइज भी हो जाए आप लोगों का। पॉइंट क्वेश्चन नंबर मैं लिख रहा हूं कौन सा, 32 नंबर डाल दूं। क्वेश्चन नंबर 32 न्यू बुक का भी और ओल्ड बुक का भी 32 या 4 में से कोई होना चाहिए। ठीक है, इसकी पहचान है रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर है ये टॉपिक।
ठीक है, चलो बेटा जरा आराम से सुनेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे तो एक्सपेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बस इतना सही है। वैल्यू दे रखी है क्या? इनफैक्ट वैल्यू भी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, अपन को तो जर्नल बनानी है, जर्नल बना देते हैं। पहली बात तो पेड बाय में क्या लिखा है? पेड से डिसाइड होता है क्रेडिट क्या होगा। अगर हमने पे किया होता तो कैश करते, पार्टनर ने किया है तो क्या करेंगे? पार्टनर का नाम आएगा, हाँ या ना? अब हाँ, एक्सेस कैपिटल या एक्स है ना। डेबिट किसको करते हैं? सर अगर खर्चा हमें भुगतना था तो रियलाइजेशन को, अगर पार्टनर को भुगतना था तो उसका नाम। उन्होंने लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, यानी उसने पेमेंट तो करी लेकिन किसके बतौर करी? बिहाफ का मतलब जानते हो? इसके बतौर, फर्म के बतौर। यानी पेमेंट करनी किसको थी रियल में? फर्म को। ऑन बिहाफ ऑफ फर्म लिखा है ना, यानी रियल में जिम्मेदारी किसकी थी? फर्म की। तो जिम्मेदारी जिसकी थी, खर्चा भी तो उसी का होना चाहिए। तो फर्म का अगर खर्चा है तो किसको डेबिट करोगे? बताओ ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? ठीक है, पेड से ये डिसाइड हुआ और बिहाफ से ये डिसाइड हुआ। ठीक है बेटा, चलो सेकंड पॉइंट बनाते हैं, बड़ा सा पॉइंट है। नहीं, कहां गया? हाँ, कितना बड़ा पॉइंट, और लास्ट में देखना क्या निकलता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, इतना पढ़ लिया। पेड बाय द फर्म से सर पता चल गया 2 में तो कैश आएगा क्योंकि हमने पैसे दिए हैं 1000 रुपए, इतना पता चल गया ना। चलो आगे पढ़ो, फुल स्टॉप के बाद देखो, चीजों को जितना टुकड़ों में समझोगे वो उतना आसान लगेगी। एक साथ पैराग्राफ देखोगे तो पेपर में क्या करेगा? छोड़ा यार, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, है ना। आगे सुनो, हाउएवर द एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स, अंडरलाइन कर लो, बोर्न बाय पार्टनर एक्स। यानी बेटा ये खर्चा था किसका? एक्स का था। हमारी जिम्मेदारी थी एक्स की थी? एक्स की। तो डेबिट किसको कर दूं? वैसे तो एंट्री बनी गई हमारी एक्स डेबिट टू कैश, लेकिन फिर भी सवाल अभी बाकी है तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा। आगे सुनो, आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा है एक्स फॉर विच ही वॉज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ। बेटा जब पार्टनर को कमीशन देंगे तो फायदा या नुकसान है? नुकसान। नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? जैसे यहां रेम्यूनरेशन की एंट्री थी, ये कमीशन की एंट्री बन जाएगी। ये एक्सपेंस की एंट्री है और ये किस चीज की हो जाएगी? कमीशन की, क्योंकि पार्टनर को देना है तो रियलाइजेशन डेबिट टू किसको देना है? एक्स को। अब वैल्यू निकाल लो इसकी, चलो निकालो। सेम यही एंट्री हो गई ना, मैंने कहा था ना जैसे रेम्यूनरेशन की एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, वैसे ये कमीशन की एंट्री है। बस निकालना कैसे, कैलकुलेट करना है वो सुन लो। कह रहे हैं ही वाज टू बी गिवन अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट कैश रियलाइज। नेट का मीनिंग क्या है सुनना जरा। कैश रियलाइज का मतलब होता है जो पैसा आ रहा है। ऑन रिजोल्यूशन, बेटा कैश रियलाइज कितना है? 2 लाख, और कैश पेमेंट कितनी हुई? 40,000। तो नेट कितना हुआ? सोचो बेटा, इस बंदे ने क्या किया? 2 लाख रुपए लेके आया असेट बेच के, और कितने रुपए चुका के आया? 40,000 रुपए चुका के आया। यानी नेट कैश रियलाइज्ड कितना हुआ? 1,60,000। तो ये एंट्री कितने से होगी सर? 2 लाख माइनस 40,000, यानी कि 1,60,000 का 5%, यानी कि 16 पंजे 80, 8,000 से ये एंट्री होगी, हाँ या ना? बताओ ये समझ में आई? अगर ये 2 एंट्री करके आते हो तो भी सही है। कई लोग पेपर में ये एंट्री कर देते हैं कंबाइंड, या बुक में ये दे रखी होगी जो मैं अब लिख रहा हूं, वो भी सही मानी जाएगी। बेटा एक्स डेबिट हुआ 1,000 से, एक्स क्रेडिट हुआ 8,000 से। क्या मैं कंबाइंड एंट्री में ये कह सकता हूं कि एक्स को क्रेडिट कर दो 7,000 से? 8,000 से क्रेडिट है, 1,000 से डेबिट है। अगर नेट बोले तो क्या हुआ? 7,000 से क्रेडिट हो गया। अच्छा, ये एक्स निपट गया। टू कैश, यानी कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1,000 से। तो कैश क्रेडिट कर देता हूं कितना? 1,000। और रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है कितने से? 8,000 से। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर देता हूं कितना? देखो ये बराबर हो गया या नहीं हुआ? हो गया। अगर बुक में ये एंट्री दे रखी हो तो भी सही है, लेकिन ये आपको समझ में तो आएगी नहीं, तो आप धीरे धीरे होले होले जब एंट्री करोगे तो ये एक्सपेंस की एंट्री बन जाएगी और ये कमीशन की। बुक वालों ने देख लो एक बार क्या आंसर दे रखा है। सेकंड का बहुत लंबा आंसर दे रखा है इन्होंने तो, शायद एक्स डेबिट टू बैंक 1,000, एक्स डेबिट टू बैंक हो गया 1,000। फिर क्या दे रखा है? बैंक। अच्छा, 2 एंट्री और भी है अभी इसके अंदर। इसी पॉइंट में इन्होंने 2 एंट्री और कर दी जो रियल में अपन लोगों ने नोटिस नहीं करी। अपना पूरा फोकस अभी सवाल पे क्या था? एक्सपेंस पे करने का, और दूसरा था इस बंदे को कमीशन देने का। जबकि इसी लाइन में 2 पॉइंट और बोले गए थे कि असेट्स बेची 2 लाख की और लायबिलिटी की पेमेंट करी 40,000। इन 2 पॉइंट के लिए भी इन्होंने आंसर में जर्नल एंट्री कर रखी है। कर दें अपन भी? बेटा असेट बेचेंगे 2 लाख रुपए आएंगे तो क्या होगा? कैश डेबिट टू असेट
यानी कि रियलाइजेशन कितना आएगा 2 लाख। और एक क्या हो जाएगी सर लायबिलिटी की पेमेंट करी तो पैसा गया कैश, तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश कितने रुपए 40,000। बेटा उन्होंने भी अपनी तरह 4 एंट्रीज ही कर रखी हैं, ठीक है, तो आप इसको इसको रहने दो, मतलब है ना, ये रहने देना, ठीक है, आप ये ही 4 एंट्री कर देना। आया समझ में? जिसको अभी भी नहीं आया हो आराम से पूछ लो बेटा, वैसे तो वीडियो भी बाद में देख सकते हो, नहीं आया हो तो ये लाइव कॉम्बो। लेकिन करोगे कैसे? अच्छा एक ही बारी में सवाल पढ़ के ये कैसे दिमाग में आएगा कि मैं इसको 7,000 से क्रेडिट करूं? कैसे? हाँ वही तो, इसका मतलब तुम ये कह रही हो मैं ये तो करूंगी रफ में और यहां पे जाके फाइनल करके आऊंगा। मैंने बोला तो सही है, गलत चीज सिखाएंगे क्यों, है ना। चलो खैर मुद्दा ये है कि आप लोग रफ वर्क करोगे क्यों, आपको तो सीधा पेड से क्रेडिट और इससे डेबिट, पेड से तो कर दिया क्रेडिट कैश को, है ना, क्योंकि पेमेंट करी, और बियर वर्ड की वजह से ये हो गया डेबिट, और रियलाइजेशन क्यों डेबिट हुआ, कमीशन की वजह से डेबिट हुआ, ये कमीशन की एंट्री थी, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। अब थर्ड और फोर्थ नॉर्मल है बेटा, आप लोग मुझे बताएंगे ये जो टॉपिक है, कल मैंने आप लोगों को एक एंट्री करवाई थी लास्ट में, यहां पे पी एंड एल वाली एंट्री, यानी पुरानी बैलेंस शीट पे पी एंड एल है, जो मैंने कहा था चैप्टर नंबर 2 से लेके, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हर चैप्टर में सेम एंट्री होती है कि पुराना प्रॉफिट बचा हुआ है उसे बांट दो, वैसा ही पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, एक बार सुन लेते हैं। जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट 20,000। बेटा रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक, रिजर्व का मतलब क्या होता है, गुल्लक। जनरल रिजर्व में गुल्लक पड़ा है, और मतलब सॉरी बैलेंस शीट में गुल्लक पड़ा है कितने रुपए का, 20,000 का। गुल्लक को तोड़ो पार्टनर्स में बांट दो, क्योंकि जब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो गुल्लक छोड़ के चले जाएंगे, क्या करोगे, गुल्लक को तोड़ोगे पार्टनर्स में बांट दोगे। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। 2 क्या नाम थे इसके पार्टनर्स के, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो। तो जनरल रिजर्व, एक बात बताओ बेटा, चैप्टर नंबर 3 से अभी तक कितनी बार ये एंट्री कर ली, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए, 20 जा रही है ना। ये तब से एंट्री चल रही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पूछ कौन रहा था, मैंने आवाज तो है, हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर में ये आ जाता है कि पुराना जनरल रिजर्व, पुरानी गुडविल, पुराना पी एंड एल, कोई भी चीज है तो इनको पुराने रेशो में, ये लायबिलिटी में ही होता है और कहीं होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो लायबिलिटी की चीज को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, ये हो गया पार्टनर डेबिट, ये हो गया जनरल रिजर्व डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, सन्डी क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹15,000, दीज वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। पहली बात तो क्रेडिटर को पेमेंट करी है, ठीक है, पेमेंट करी है तो पैसा गया तो टू कैश, डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्लियर है। पेमेंट कितनी करेंगे सर, 15,000 रुपए थे, 2% कम कर दो, यानी 15,000 में से 300 रुपए कम कर दो, तो कितना आ गया 14,700। बताओ समझ आया नहीं आया, आ गया सबको समझ। चलो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अगला सवाल जस्ट इससे नेक्स्ट देखो, नए वाली बुक में रियलाइजेशन एक्सपेंस का ही है क्या, अगला सवाल भी, हाँ 3,000 न्यू वाले बताएंगे ना, तुम्हारे पास न्यू थोड़ी है, तो न्यू वाले बताएंगे, न्यू में नहीं है ना, हाँ न्यू में नहीं है ना। अगला सवाल रियलाइजेशन, अगला सवाल रियलाइजेशन एक्सपेंस है, सवाल ये है हाँ या ना, नहीं है, बस बात करता हूं, हाँ न्यू बुक में ना, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो अब छोड़ो, अब कोई बात नहीं, आपने इतने सवाल कर लिए। अब एक एक काम करते हैं, एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं, ठीक है। मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं, उससे हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, और लाइन से बता नहीं पाए तो ऐसे रैपिड फायर के लिए आगे चलता जाएगा। बोलो, रैपिड फायर का मतलब फायर भी तो होता है, रैपिड चलो आप लोग जर्नल के अब जितने भी सवाल आपकी बुक में बचे हों, जितने भी सवाल बचे ना ये पीछे वाली साइड के, वो सारे कंप्लीट कर लेना, ज्यादा होंगे नहीं, कोई 2-4 बचे होंगे, और 2-4 में टाइम कितना लगता है, 10-10 मिनट लगते हैं, तो 3 भी सवाल होंगे तो आधे घंटे में हो जाएंगे। तो आप लोग संडे का दिन भी है पूरा, और दूसरा आप लोग का एक पेंडिंग टेस्ट भी चल रहा है। चलो बात करते हैं आराम से। आज के लिए इतना ही, कैसी रही क्लास लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।